हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके E2E क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो भी CBSE के द्वारा लेटेस्ट सैंपल पेपर आए हैं क्लास 10 के लिए, वो उसका मैं हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम इसके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, मतलब यहाँ पे आप लोगों के सामने दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। एक है ए जिसके वैल्यू दिए हुए है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और दूसरा है बी जिसके वैल्यू दिए हुए है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है ना, अब आप लोगों को क्या बोला है कि वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर, x और y प्राइम नंबर है, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब है कि जब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब a और b को जब हम लोग इनटू कर देंगे और हम लोग उसके एलसीएम के साथ अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो बताइए आंसर कितना आएगा, वो बोला है। तो सबसे पहले हम लोग को ये दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए आज हम आप लोगों के सामने आसान तरीका वेरिएबल का एलसीएम कैसा निकाला जाए वो सिखाते हैं। तो अगर आप पहला नंबर पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, तो सबसे ज्यादा वेरिएबल कौन से डिग्री का है, x का। तो देखो अगर यहाँ देखोगे तो x पे 1 डिग्री है, यहाँ x पे 3 डिग्री है, तो हाईएस्ट कितना है, तो x का डिग्री 3 है। वैसे यहाँ देखो, यहाँ y का डिग्री 2 है, यहाँ y का डिग्री 3 होना चाहिए, यहाँ पे y का डिग्री 3 है। मतलब पावर क्या है, इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो जिसका ज्यादा पावर है वो लिख लो, वही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये क्या निकल गया, ए और बी का एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि इस चीज को निकालना है ना, ए का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है एक्स वाई क्यूब। इसको डिवाइड करना है ना एलसीएम से, एलसीएम हम लोगों ने क्या निकाला एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखो जो कट हो रहा कट कर देंगे, एक्स क्यूब चला गया, वाई क्यूब चला गया, क्या बचा, एक एक्स बचा और वाई स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर आया, क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐसा, तो हाँ दिख रहा है, ए बी नंबर है ना, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या बोल रहा है, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, हम लोगों के सामने एक पॉलिनोमियल है, मतलब सॉरी एक ग्राफ है। ठीक है, जो इस पॉलिनोमियल्स का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बोला है क्या इसका जीरोस 2 होगा, 1 होगा जो कि 3 होगा, 1 होगा जो कि 4 होगा, या फिर एक भी नहीं होगा। तो पहला बात तो ये देखो आप लोग, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एफ एक्स है ना, मतलब हम लोग एक्स एक्सिस पे ध्यान देंगे, तो एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, जो पॉइंट क्या है 3,0 है वो पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है 3,0। तो पहला बात तो जीरोस तो एक ही निकला, अगर हम बात करें एक्स का तो जीरोस तो एक ही निकला, मतलब 1 जीरोस होगा, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 जीरो का बात कर रहा था, यहाँ पे तो एक ही निकला क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट कट कर रहा है। अब यहाँ पे बात है कि x क्या है, तो x यहाँ पे देखो 3 है ना, x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, मतलब जो 0 हो गया वो क्या हो गया 3 हो गया, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है बच्चों आप सभी को। तो यहाँ पे बस बोला था एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया था कि अपने को बस x देखना है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले याद रखना क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जो दिखेगा आप उसके अनुसार उसका आंसर करोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पलट देता है। ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि दो लाइन है जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, और आप लोगों को देखने में ये पैरेलल लग रहा है, सीधा सा बात है ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जब इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन देता है, जब कोइंसाइड करता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देता है, और जब पैरेलल होता है तो क्या देता है नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल होता है, ठीक है, तो क्या देता है नो सॉल्यूशन। बात समझ में आया। और जब नो सॉल्यूशन देगा तो नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है,
A1 by A2 is equal to B1 by B2 but it is not is equal to C1 by C2। मतलब ये जो B नंबर है वो क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका इनफाइनाइट मैनीमोर का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो पता नहीं किसका फॉर्मूला होगा, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है। तो एक बात बता दे कि बस हम लोग यहाँ पे ये दोनों यूज करते हैं। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। बात समझ में आया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बस हम लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। क्लियर है, जहाँ पे C1/C2 और C1/C2 का काम नहीं होता। फिलहाल तो हम लोग को ये नहीं करना है, बस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था उसके अनुसार जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी नंबर होगा बच्चों। देख लो, क्लियर है आप सभी को। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, जो कि क्या बोल रहा है, 9x² - 6x - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सीधा सा बात है, अगर इसका नेचर्स निकालना है तो हम लोग को उसके लिए डी का वैल्यू याद होना चाहिए। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट। ठीक है ना, ठीक है, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग देख लेते, ए क्या हो गया, ए 9 हो गया जो x² का कॉफिशिएंट होता है। बी क्या हो गया, -6 होता है जो x का कॉफिशिएंट होता है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट। ये तीनों का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। इसी के जरिए हम लोग नेचर्स निकालते हैं रूट का। ठीक है ना, तो यहाँ देखो d = b का जगह पे -6 हमने रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a का जगह पे 9 है, 9 रख दिया, इंटू c का जगह पे -2 है, -2 रख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो d = क्या हो गया, -6 का स्क्वायर तो 36 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72 हो गया। अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो डी मेरा कितना निकल गया, 108 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी के 3 कंडीशन होते हैं, आपको याद होगा कि अगर डी 0 के इक्वल है मतलब क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर d 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स तो होगा ही। ठीक है, अगर d 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स तो होगा ही, लेकिन क्या होता है, अनइक्वल होता है, डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होता है। चलो, और अगर d छोटा है 0 से तो इसका मतलब है कि नो रियल रूट्स होता है। ठीक है, एक भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे d कितना आया, 108 आया। तो 108 किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला 0 से बड़ा है ना d, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, और 2 ही रूट निकलेगा बिकॉज ऑफ x का पावर क्या है, 2 है। तो जिस इक्वेशन का जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उसका क्या निकलेगा, 2 ही रूट्स मतलब उसके अनुसार रूट्स निकलता है। ठीक है, जैसे अगर क्यूबिक देख ले तो उसमें क्या होगा, अगर हम क्यूबिक इक्वेशन देखेंगे तो उसमें 3 रूट्स निकलता है, लीनियर इक्वेशन में 1 रूट्स निकलता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स निकलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 2 एपी है। ठीक है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ दीज इज -1, मतलब पहले वाले का -1 है और दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म -8 है। ठीक है, तो बोला है इसके जो फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि पहला एपी का फर्स्ट टर्म को हम a मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है -1, और दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लेते हैं a'। क्या मान लेते हैं, a' मान लेते हैं, जो कि क्या है -8 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो दोनों का तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका जो d होगा वो उसका भी d होगा। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एक का अगर d है तो दूसरा का d' है, तो वो दोनों सेम होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस बोला है। तो एक बात बताओ, पहले वाले का फोर्थ टर्म को माइनस करना है दूसरे वाले का
फोर्थ टर्म से, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d होता है ना, माइनस करना है, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट आएगा, याद रखना a प्लस n माइनस 1d, ये दो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a डैश d डैश ले लेते हैं बिकॉज ऑफ वो दूसरा ap है, ठीक है। अब यहाँ देखो a का वैल्यू -1 प्लस n माइनस 1 है, तो n क्या है 4, 4 माइनस 1 मतलब 3d हो गया, माइनस a डैश का वैल्यू कितना है -8 प्लस n माइनस 1 तो 3d डैश हो गया। अगर हम यहाँ से माइनस साइन हटाते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, तो अगर हम इसको ब्रैकेट हटाते हैं सॉरी, तो -1 प्लस क्या हो गया, इधर आ गया -1 प्लस 3d है ना, फिर माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस प्लस माइनस 3d डैश। अब देखो ये d इक्वल है ना, और दोनों के कोफिशिएंट 3 है और एक -3 है, तो प्लस माइनस है ना, तो कट गया, क्या बचा -1 प्लस 8 बचा, तो 8 में से 1 गया, कितना आया 7। तो क्या देखो तो 7 कोई ऑप्शन है, 7 कोई ऑप्शन है क्या इस एपी का, मतलब इस आंसर का सी नंबर है, ठीक है ना। चलिए तो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दोनों कट क्यों किया, क्योंकि दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। और याद रखिएगा एक का कोफिशिएंट +3 था, एक का कोफिशिएंट -3 था, तो माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों सभी को। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मतलब बोला है कि एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, दो लाइन, ये मान लेते ए है, ठीक है, और एक लाइन है जिसको हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है, ये क्या है बी मान लेते हैं, चलिए ये क्या है बी है, ठीक है। अब ए का क्या है 2, -3 है कोऑर्डिनेट, और बी का क्या है 5, 6 है। अब बोला है कि इस दोनों लाइन को एक बीच में कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है बाई एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। ये बात याद रखना, इसका मतलब है कि जिस एक्सिस पे डिवाइड करता है उसका वैल्यू 0 नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वाला जो एक्सिस मतलब वाई एक्सिस वो 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अगर कोई लाइन यहाँ पे कट कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होता, तो यहाँ पे क्या बोला एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब अगर एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे तो कट ही नहीं कर रहा है, वो वाई पे तो है ही नहीं, वो तो ऑन द लाइन है ना, ऑन द एक्सिस है, वो एक्सिस पे लाई कर रहा, लाई ऑन द एक्सिस कर रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे x का कुछ तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y का क्या वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, अब x पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला या y पे लगाएंगे, तो देखो x का तो वैल्यू हम लोग को गिवन ही नहीं है, तो हम लोग ऐसा करते हैं y पे लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा y = my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रेशियो तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग हमेशा पता है क्या करते हैं, रेशियो को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग रेशियो को क्या मान लेंगे k/1। जब भी रेशियो नहीं दिया रहता है ना, हम लोग रेशियो को k/1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू 0 है, मैंने पुट कर दिया, m का वैल्यू क्या है k, क्योंकि k/1 माने हैं, इंटू y2 यहाँ पे क्या x 6 है ना, 6 का मतलब y2 के जगह पे 6 है, n को क्या माने हैं 1 माने हैं, ठीक है। याद रखिए ये रूल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम खुद से पुट कर देना, ये रूल होता है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं k/1 उस पर पुट कर देते हैं, ठीक है, मतलब मान लेते हैं रेशियो को। अब यहाँ पे देखो +1 n क्या है 1 हो गया, y1 क्या है यहाँ पे देखो -3 है ना, तो -3 पुट कर दिया और डिवाइडेड बाई k+1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग गौर करो कि ये k+1 इधर गया तो 0 से इंटू हो गया, तो खत्म पूरा 0 के साथ कुछ भी इंटू होता है तो 0 होता है, इज इक्वल टू यहाँ देखो 6 इंटू के 6k माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। इस 3 को ला दिया इस तरफ, कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 6k हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर k का वैल्यू निकालते हैं तो 6/3 हो गया, सॉरी 3/6 हो गया, तो k का वैल्यू क्या निकल गया 1/2, ठीक है ना, k का वैल्यू 1/2 निकल गया। अब हम लोग रेशियो को क्या माने थे k/1 माने थे ना, तो k का जगह पे 1/2 रेशियो 1 हो गया।
अब क्या करते, दोनों तरफ 2 से इंटू कर देते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए, रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 1:2 1 जा 2 आ गया, तो रेशियो कितना निकल गया, 1:2 निकल गया। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 1:2? तो हाँ, पहला नंबर 1:2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया पहला नंबर, ए नंबर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पॉइंट x, y इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ पे बोला है कि 2 एक्सिस है, ठीक है। ये 2 एक्सिस कौन कौन सा, एक है x एक्सिस और एक है y एक्सिस। तो आपको पता होगा ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ओरिजिन से 5 यूनिट के दूरी पे x और y पॉइंट है। तो बताइए इस तरह से पॉइंट कितना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम मान लेते 5 यूनिट का, चलिए आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं ना, 5 यूनिट का मान लेते 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। हम लोग 5 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, 5 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सेंटर हो गया सर्कल का। तो अगर सर्कल का जो सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, क्या हो गया इसका, ये रेडियस होगा। तो ये भी रेडियस, 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 सब रेडियस हो गया ना बच्चों, सब रेडियस हो गया। तो सीधा सा बात है, ये भी पॉइंट, 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 सब 5-5 यूनिट का पॉइंट हो गया। अब सीधा सा बात है, यहाँ पे कितने सारे पॉइंट आए x और y के, क्या 0 आए, नहीं 1 आए, नहीं 2 आए, नहीं क्या आया, इनफाइनाइट, बहुत सारा निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होता है, सर्कल का जो रेडियस होता है वो सभी रेडियस एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। तो इसका मतलब है हम लोग को 1 2 नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो 5-5 यूनिट्स के होंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों आप सभी को। चलिए बढ़िया, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें DE पैरेलल है AB के, है ना। मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। सीधा बात, अगर पैरेलल है तो आप क्या लगाओगे, थेल्स थ्योरम। देखोगे यार ये तो थेल्स थ्योरम जैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप थेल्स थ्योरम लगाते हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये AB और यहाँ पे DE के वैल्यू दिए हुए हैं, DE का वैल्यू और AB का वैल्यू दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे थेल्स थ्योरम में वो चीज़ तो आता ही नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप यहाँ पे 2 ट्रायंगल लोगे और दोनों ट्रायंगल को आप यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करोगे। और अगर आप सिमिलर प्रूफ कर देते हो तो क्या हो गया, हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 2 ट्रायंगल उठाते हैं, ठीक है। पहला ट्रायंगल देखो आप, ट्रायंगल CED दिखा, एंड मतलब इन ट्रायंगल CED देखो आप, और देखो ABC, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल देखो। अब ये 2 ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहला बात देखो, इसका जो एंगल C होगा और इसका जो एंगल C होगा, दोनों क्या होगा, कॉमन होगा। और अगर कॉमन है तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी एंगल C और इस छोटा वाला ट्रायंगल में भी एंगल C, मतलब एंगल C दोनों ट्रायंगल में है, तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर आप लोग देखो तो अगर देखो ये दोनों पैरेलल है ना, ठीक है, पैरेलल है तो शायद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सीन बन सकता है। तो देखो जब अगर ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, क्योंकि ये AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, और ये दोनों पैरेलल हो गया। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि जो एंगल CDE होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल CAB के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो AA क्राइटेरिया से, मतलब AA सिमिलैरिटी से जो CED है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल सजा के लिखना है, C के इक्वल क्या है, C है, E के इक्वल क्या है, B है, और CB A के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सा सिमिलैरिटीज, तो AA सिमिलैरिटी से हो गया, ठीक है। तो अगर सिमिलर हो गया है तो एक बात बताओ, क्या इसका CE
सीई बोलो या ईसी बोलो, ठीक है। क्या इसका ईसी और इसका बीसी क्या इक्वल नहीं होगा? इसका डीई डिवाइडेड बाई इसका बीए के, मतलब एबी के, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ देखो, इसका जो सीई होगा आगे का 2, वो इसका आगे के 2 के, मतलब इसका आगे का 2 और रेशियो इसके आगे का 2 क्या होगा? वो इक्वल होगा इसके पीछे का 2 और इसके पीछे का 2 से, ठीक है ना। यही कहता है ना। अगर हम लोग याद है क्लास 9 में सीपीसीटी देखे थे तो ऐसे ही सेम करते थे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे सभी के हम लोग ने वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सभी का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए क्या हो गया? ईसी, ईसी क्या है यहाँ पे? ईसी, सी है ना, ईसी का जगह पे सी पुट कर दिए। बीसी, देखो बीसी नहीं है, लेकिन क्या हम बीसी को लिख सकते हैं बीई प्लस ईसी? तो बीसी क्या हो गया? बीई, बीई का वैल्यू क्या हो गया? बी हो गया, और प्लस ईसी का वैल्यू क्या हो गया? सी हो गया। तो बी प्लस सी हम लोगों ने लिख दिया इज इक्वल टू डीई। डीई कितना है? एक्स है, और ए बी कितना है? ए है ना। ए बी कितना? ए है। अब यहाँ पे गौर फरमाओ, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू, यहाँ देखो a को उस तरह भेज दिए तो AC हो गया, और नीचे में b प्लस सी हो गया, मतलब x का क्या वैल्यू आ गया? AC डिवाइडेड बाई b प्लस सी। क्या कोई ऑप्शन है? देखो तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? देखो बी नंबर है ना, बी नंबर AC प्लस बी, AC डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, AC डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ये फाइनली क्या हुआ? इस 8 नंबर क्वेश्चंस का भी हम लोगों ने आंसर्स इजीली, आसानी से तुरंत सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? इफ O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, O क्या है? सेंटर है सर्कल का, ठीक है, बढ़िया बात है। और क्या बोल रहा है देखो तो, कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR। मतलब ये जो PQ कॉर्ड है और ये जो टेंजेंट है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है? 50 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ये क्या है? 50 डिग्री है। एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P द एंगल सबटेंड बाई द कॉर्ड एट द सेंटर। मतलब अब ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का होगा? चलिए बताइए, वो एंगल कितने डिग्री का होगा? तो हम लोग इजीली इसको बिना सॉल्व किए रफ पेपर में हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते। कैसे? यहाँ देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये जो O से जो P गया है ये क्या हो गया? रेडियस हो गया, ठीक है। ये क्या है? रेडियस हो गया। अब रेडियस क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है किस पे? टेंजेंट पे। थ्योरम है, याद रखिएगा कि रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये पूरा जो एंगल है, अगर हम इसको अलग से फिगर आपको बना के दिखाए, ठीक है, बस कुछ इस तरह से दिखाते। चलिए, ये चीज़ है ना, इस तरह से है, ठीक है, और ये एंगल निकालना ऐसे समझिए। तो ये क्या है? ये है 50 डिग्री, ठीक है, और ये पूरा है 90 डिग्री। ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट, वो ये टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर ये 50 है और ये 90 है तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40 नहीं हो जाएगा? तभी ना 40 प्लस 50 टोटल 90 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इस ट्रायंगल में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, ये ट्रायंगल में दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल अगर आप उसमें देखोगे तो ये एंगल 40 हो गया। क्या ये भी एंगल 40 नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, मतलब ये OP लाइन और यहाँ पे OQ लाइन, ये दोनों क्या है? रेडियस है। तो रेडियस है तो ये एंगल भी क्या बनाएगा? दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये भी 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया? 100। तभी ना 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 40 180। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया? 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर आपको इसको बनाने बोलता तो हम लोग इसको बनाने पूरा प्रोसेस लिख के सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आंसर बताने बोला था। देखो हम लोग बस फिगर को देख के इसका आंसर हम लोग बता दिए, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है?
मतलब ये 50 था, पूरा 90 था, तो ये 40 हो जाएगा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो ये 40 तो ये भी 40, क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो वो कितना हो गया 100 हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के टोटल सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं 180। तो जब दो एंगल्स मिला के 80 हो रहा है तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली 100 डिग्री होगा, तो 100 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा, ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, PQQRRS दिया हुआ है, क्या बोला SP निकालना है। तो एक बात याद रखो, इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करोगे कि चलो ये टैंजेंट है, सब टैंजेंट आप ले लोगे, ठीक है, आप उसको ब्रेक डाउन करोगे, इक्वल करोगे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। हमेशा याद रखना कि जब भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बन रहा होगा और वो सर्कल के हर एक इन क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहे होंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स के जो सम होते हैं, मतलब PQ प्लस SR, वो हमेशा इक्वल होते हैं दूसरे ऑपोजिट साइड्स के सम के साथ। ये बात आप लोगों को याद रखना है। जब भी ऐसा फिगर हो, ये बातें बोला हो जो पहले में बोला है, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जब भी ये बात बोलेगा आपको तो हमेशा याद रखना कि जो भी ये PQ और ये SR ऑपोजिट साइड्स के सम इस ऑपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होंगे। ठीक है, अब चलिए सबके वैल्यूज पुट कर देते हैं। PQ क्या है, PQ है 12 सेंटीमीटर, SR क्या है, SR 14 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू QR क्या है 15 सेंटीमीटर, और PS SP जो भी बोल दो वो निकालने बोला है। ठीक है, PS बोलो या SP बोलो, बात बराबर है। चलिए अब यहाँ देखो 14 प्लस 12 कितना हो गया 26 हो गया, 15 आ गया इस तरफ तो कितना हो गया -15 हो गया, इज इक्वल टू PS हो गया। अगर आप ये दोनों को माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, तो PS का वैल्यू कितना निकल गया 11, PS हो गया या SP हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या कोई ऑप्शन में 11, तो हाँ D नंबर, A B ये C होगा, B नहीं होगा, हाँ यहाँ पे क्या है D नंबर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो समझ में आया, 11 इसका सही जवाब हो गया बच्चों। क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस सैंपल पेपर के टोटल 10 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, बहुत सारे सैंपल पेपर्स लो बनाओ, सॉल्व करो, और मैं सैंपल पेपर्स मतलब अरिहंत के सैंपल पेपर्स की सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जहां पे हम उस सैंपल पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करेंगे, जो कि अनसॉल्व सैंपल पेपर होंगे। क्योंकि सॉल्व तो आप लोग कर लोगे क्योंकि उसके आंसर्स तो दिए रहते हैं, लेकिन जो अनसॉल्व होते हैं सैंपल पेपर अरिहंत के, उसको मैं आप लोगों के सामने उसकी सीरीज लेकर के आने वाला हूं। तो अगर जिन्होंने भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो, मतलब जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो उस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें हमारे E2 क्लासेस को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।